हेलो एवरीवन, मेरा नाम शोएब आफ्ताब है एंड आई अपीयर्ड फॉर नीट 2020 एंड आई स्कोर्ड 720 आउट ऑफ 720 और बेसिकली आई एम फ्रॉम राउरकेला उड़ीसा और 11th-12th पे ही मैं मेनली फोकस करके मैंने पढ़ाई की नीट के लिए और देन आई अपीयर्ड फॉर नीट एंड देन आई गॉट दिस। Sheb, before you start preparing for the NEET examination, कुछ बताइए जो 10th तक का जो आपकी जर्नी थी, कैसे थे एज अ स्टूडेंट आप? 10th तक तो बेसिकली इतना कुछ सोचा नहीं था। इनफैक्ट नीट के बारे में भी मैं उतना नहीं जानता था। मेडिकल के लिए एम्स और जिपमर जैसे भी एग्ज़ाम्स होते थे तब, अभी तो कैंसिल हो गए, बट पहले एम्स और जिपमर के एग्ज़ाम्स अलग से होते थे। ये चीज़ तक मेरे को पता नहीं थी, मतलब बेसिकली कुछ भी आइडिया नहीं था ऑलमोस्ट। बट फिर भी ये था कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो मेरे को कोचिंग कर लेना चाहिए नीट के लिए, तो बस ये सोच के मैं चला गया था। और 10th तक कभी भी इतना कुछ सोचा नहीं, बस ये था कि एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक डिसेंट सा कोई कॉलेज मिल जाए, और कभी इतना सोचा नहीं। तो बस उसके बाद फिर जैसे जैसे वहाँ पे मार्क्स अच्छे आते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, तो फिर शेब, हम जानना चाहेंगे एज अ परफेक्ट स्कोरर काफ़ी डिसिप्लिन और डेडिकेशन गया होगा आपकी मेहनत में, आपकी प्रिपरेशन में। तो कुछ बताइए आपके बारे में, हाउ वाज योर डे टू डे प्रिपरेशन? कुछ बताइए, आप जब उठते थे कितने बजे उठते थे, फिर कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करते थे एंड हाउ द डे वेंट? तो मतलब ऐसा स्टार्टिंग से ही मेरा वो नहीं था। जैसे मैं अगर 11th में आया तो मेरे को काफ़ी टाइम लगा एक्चुअली एडजस्ट होने में, क्योंकि जब हम 10th तक पढ़ते हैं तो काफ़ी कम पढ़ के हमारा काम चल जाता है। बट 11th में आया तो अचानक से लोड बढ़ गया, तो इसलिए मेरे को टाइम तो लगा एडजस्ट होने में। तो बेसिकली मैं रोज़ जाता था क्लासेस में, तो मैं टीचर से पूछता था कि मेरे को कैसे अडेप्ट करना चाहिए, कितने देर तक मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए और कैसे मैं लंबे टाइम तक पढ़ सकूं। तो धीरे धीरे सीखना इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैं डेली शेड्यूल की बात करूँ तो 11th में मेरा वैसा फिक्स्ड तो नहीं था, बट 12th में मैंने कोशिश करी कि मॉर्निंग में जब मैं स्कूल जाता था तो अराउंड 7 to 2 बज जाते थे, फिर 7 से 2 तक मैं स्कूल पे ही रहता था। देन 2 से 6 कोचिंग पे मैं रहता था, एंड देन फिर सेल्फ स्टडी का टाइम तो खैर कम ही मिल पाता था, अराउंड 3 to 4 आवर्स ही मिल पाते थे। बट जब भी कोई, मतलब जब क्लासेस ऑफ रहे या फिर स्कूल ऑफ रहे, तो उस टाइम में अराउंड 10 to 12 आवर्स स्टडी करता था। शेब, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू क्वालिफाई एंड टू गेट टू द एक्सीलेंस यू हैव टू बी हेल्दी। तो क्या खाता था शोएब इन 2 सालों? क्योंकि हमारे बच्चे ना आजकल खाना नहीं खाते। ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं था, बट मम्मी मेरे साथ ही थी, तो इसलिए मेरे को ये दिक्कत तो नहीं थी। जैसा कि कोई डिफरेंट सिटी में जाता है तो खाने पीने की प्रॉब्लम्स तो होती है, बट मम्मी साथ में थी तो मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो घर का ही खाना मैं खाता था, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मैं नहीं खाता। ज़्यादा बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाते थे आप, बट यू स्टिक टू द रूटीन ऑफ हैविंग अ राइट ब्रेकफास्ट एंड द लंच एंड देन द डिनर एंड ऑल। हाँ, टाइम पे तो मैं खा ही लेता हूँ। अच्छा, जागने के बारे में तो नहीं पूछेंगे अभी, कितने बजे सोते थे आप? मैं 12 साढ़े 12 तक सो जाता था। परफेक्टली 12:30 हो गए तो सोना ही सोना। हाँ, क्योंकि मैं स्कूल भी जाता था तो इसलिए मेरे को 6:30-7 तक तो उठना ही पड़ता था, तो यही रीज़न था। व्हाट वाज द बॉटल ने, कहाँ पर मुश्किल लग रही थी व्हेन यू वेर प्रिपेयरिंग, और कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जहाँ आपको लग रहा था कि यार दिक्कत आ गई? मेरे को बायो में प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ याद करने में टाइम थोड़ा लगता है, तो बायो में प्रॉब्लम्स होती थी। तो बट जैसे लास्ट तक भी मेरा बायो में ही जो 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 भी मेरे मार्क्स कटते थे उनमें मेनली बायो का कंट्रीब्यूशन रहता था। बायो में ही मेरे कम आते थे जनरली। तो बट लास्ट में जैसे लॉकडाउन का जो पीरियड मिला वो मैंने इफेक्टिवली यूज़ किया बायो पढ़ने में, और टाइम भी मैं ज़्यादा अपने वीक सब्जेक्ट को देता था, और ये रीज़न था कि वो इम्प्रूव हो गया। लॉकडाउन वाज एन एडवर्सिटी फॉर एवरीबॉडी, बट आप कह रहे हैं कि मेरे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी बन गई। सो हाउ डिड यू चेंज दिस एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी? तो यही था कि कुछ भी हो मेरे को नीट तो देना ही था, तो मैंने सोचा कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हो जाए, मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा, मतलब उस पर भी मैं कुछ पॉजिटिव देख सकूँ। तो बेसिकली यही था कि लॉकडाउन को मैं अच्छे से यूज़ करना चाहता था, क्योंकि पता था कि लॉकडाउन के बाद कभी ना कभी तो नीट होगा ही, तो यही रीज़न था। सो कोरोना वायरस है, पैंडेमिक हो गया, क्या उसने साइकोलॉजिकली मेंटली आपको डिस्टर्ब किया? नहीं, उतना ज़्यादा तो मैं इफेक्ट नहीं हुआ।
क्योंकि मैं अपने होम टाउन भी नहीं गया, और जैसा कि मम्मी मेरे साथ ही रहती थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी मुझे नहीं हुई। और बस ये था कि कभी जब भी हो लॉकडाउन के बाद कभी तो एग्ज़ाम्स होंगे, ये सोच मैंने कोशिश करी कि जो भी लूप होल्स थे मेरे प्रिपरेशन में मैं उनको कोशिश करूँ कि मैं एकदम मतलब सारे कवर हो जाए, और जो मेरे वीक सब्जेक्ट को भी मैं ऑलमोस्ट उतना स्ट्रॉन्ग कर लूँ जितना मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, देखिए, प्रिपेयरिंग, स्टडिंग, लर्निंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिपेयरिंग, लेकिन हमें ये बताइए हाउ इम्पोर्टेंट आर सेटिंग इन फॉर द टेस्ट? टेस्ट के लिए जैसा कि कोचिंग का ही यहाँ पे इम्पोर्टेंस आता है। जैसे कि मैं कोचिंग भी मैंने इसलिए किया था कि मेरे को टेस्ट का एक आइडिया रहे, टेस्ट पैटर्न का मैं प्रैक्टिस करता रहूँ, तो यही रीज़न था। और मैं काफ़ी मॉक पेपर्स भी करता था, और इनफैक्ट लास्ट के जो 2-3 महीने थे उनमें मैं रोज़ 2 से 5 जो कि एक्चुअल नीट की जो टाइमिंग है वही टाइम पे मैं बैठ के टेस्ट दिया करता था, ताकि मेरे को एकदम जो मतलब जो रूटीन है वो मेरे दिमाग में सेट रहे कहीं ना कहीं। सो यू फील लाइक द टेस्ट वेर वेरी इंपॉर्टेंट, कि टेस्ट में बैठे जो भी हैं अच्छे टेस्ट में बैठे, एग्जैक्टली। एंड दैट डिड हेल्प यू इन। अच्छा, ये मुझे बताइए, पहले तो आपने की कंपेयर की होगी जब आप टेस्ट में बैठे थे, तो कैसा लगा था कि रिजल्ट आने से पहले ही आपको पता चला कि आई एम ऑलमोस्ट गोइंग टू स्कोर द परफेक्ट 720? जब की मिली तो 4-5 जो अनऑफिशियल आंसर कीज थे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो उनमें कुछ वेरिएशंस थे, तो एग्जैक्टली कंफर्म तो नहीं हो पा रहा था। बट 1-2 इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग तो मेरे फुल मार्क्स आ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। बट फिर ये भी डर था कि शायद नहीं हो पाए, अगर मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग ओपिनियन थे 1-2 क्वेश्चंस में। बट फिर जब ऑफिशियल आंसर कीज आई तो तब सब कंफर्म ही हो गया, तो तब काफ़ी अच्छा लगा। एंड हु डिड यू कॉल द फर्स्ट? फर्स्ट तो मैंने पापा को कॉल किया, क्योंकि पापा साथ में नहीं थे, तो पहले पापा को कॉल किया और फिर कोचिंग में जो भी हमारे टीचर्स थे उनको कॉल किया था। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी दैट यू विल रीच 720 आउट ऑफ 720? नहीं, इतना तो कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट एग्ज़ाम्स होने के बाद भी मेरे को 3-4 क्वेश्चंस पे डाउट थे कि हाँ ये 3-4 क्वेश्चंस मेरे शायद गलत हो सकते हैं, तो घर आने के बाद जब कंपेयर किया तो तभी कंफर्म होने लगी चीज़ें। व्हाइल प्रिपेयरिंग, व्हाट वे यू टारगेटिंग? जब आदमी प्रिपेयर कर रहा होता है ना, अनडाउटली ही इज नॉट टारगेटिंग कि मैं टॉपर आ जाऊं, तो आप क्या टारगेट करते थे या क्या स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी यही थी कि मैक्स टू मैक्स जितना भी पॉसिबल हो पाए मैं स्कोर करूँ, और ये भी थी कि जैसे पिछले में टेस्ट में मेरे जो भी आए, जो भी गलतियाँ हुई, एटलीस्ट जो मिस्टेक्स है उनको मैं रिपीट ना करूँ। मेरे टारगेट्स ये थे कि जो मिस्टेक्स को मैं रिपीट ना करूँ, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करूँ, टाइम का अच्छे से मैनेजमेंट करूँ, बस यही सब। Good, great, great. What is the one particular lesson that you have taken away out of the preparation you have done for the 2 serious years? एक जो स्ट्राइक आउट हो जाता है कि यार ये लेसन मैंने सीख लिया, उससे पहले मैं अनडाउटली मैं मेरिटोरियस था, मैं मेहनत भी कर रहा था, मुझे रिजल्ट भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन ये हट के एक रिजल्ट, एक लेसन मुझे मिला। व्हाट वाज दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? एक लेसन जो मेरे को मिला वो ये था कि मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। मतलब पहले अगर कोई 720 मार्क्स की बात करता था तो ये सोच के भी मतलब ये सोचना भी मुश्किल था ऑलमोस्ट, क्योंकि अब तक जितने भी टॉपर्स आए थे उनके किसी के भी नहीं थे। और मैं खुद भी मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि रैंक 1 जैसा मेरा भी कभी आ सकता है। तो क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को जब मैं 10th में था तब मेरे को ये लगता था कि अगर मेरा सिलेक्शन भी हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ टॉपर बन सकता हूँ मैं। तो यहाँ आने के बाद फिर जब मैंने प्रिपरेशन की तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ 2 सालों में कि अगर मतलब हम अच्छे से किसी चीज़ के पीछे लग जाए और उस चीज़ को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स पुट करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल तो नहीं है। ओके, अभी डेट्स तो नहीं आए हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर इन द लास्ट वीक ऑफ जून शायद, या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई शायद नीट एग्जाम 2021 हो। तो ये जो 4-5 महीने बचे हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को? 4-5 महीने जो बचे मैं उनको जो भी एस्पिरेंट्स है इस साल के लिए मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप पढ़ो। इधर उधर की बहुत लोग सिलेबस से काफ़ी डेविएट हो जाते हैं, बट नीट का जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी मतलब हद तक एनसीईआरटी पे फोकस्ड है। और एनसीईआरटी के अलावा अगर कुछ भी जो एक्स्ट्रा भी चीज़ें है वो भी कहीं ना कहीं एक फिक्स मतलब एरियाज़ है कुछ वहीं से आ रहे हैं। तो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी, और एक ही सेम चीज़ की रिवीजन बहुत बार होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं मेनली उनकी रिवीजन होनी चाहिए।
ओके, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट स्टडीज, सीरियस स्टडीज। अच्छा, स्टडीज के साथ साथ कुछ ऐसा भी तो शौक होगा कि रिक्रिएशनल, या थोड़ा सा आदमी थक गया तो क्या करते थे? शेयर क्या करता था जब वो यार पढ़ते पढ़ते अब थक गए यार, कुछ और करते हैं? मैं तो जनरली जैसे हमारे जब टेस्ट हो जाते थे तो टेस्ट के ठीक बाद मैं एक मूवी देख लेता था। मूवी या यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हुए कॉमेडी वगैरह, ये सब देख लेता था और बस। That's good. मतलब you had that relaxing time which is very important Yeah. also after your studies and when you were. अच्छा, मुझे बताइए, छोटी छोटी जो accomplishments होती है कि छोटे से टेस्ट में अच्छे मार्क्स आना, वो कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चे जो है छोटे से टेस्ट में अच्छे मार्क्स वो भूल जाते हैं, and before they can enjoy that particular small success they have the tension of कि यार बड़े वाले टेस्ट में मैं क्या करूँगा, मॉड्यूल टेस्ट आ रहा है। So how important is it to enjoy the moment? हाँ, छोटे टेस्ट में अच्छा स्कोर करने से बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसा कि मैंने बोला, 10th से पहले मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। बट जब पहला जो हमारे में माइनर टेस्ट कहते थे, जो मॉक टेस्ट होते हैं, तो जो पहला मॉक टेस्ट था वो एग्जैक्टली कोचिंग ज्वाइन करने के 1 महीने बाद था। तो उसमें जब मेरा अच्छा स्कोर आया, मतलब अबव 650 स्कोर था, तो तब मेरे को लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अब मैं शायद टॉप 1000 में आ सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि 650 अबव वाज ए वेरी गुड स्कोर। तो मैंने तभी सोच लिया कि हाँ, शायद इतना भी टफ नहीं है जितना लगता है, और अगर मैं अच्छे से पढूँ जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करूँ तो शायद मेरे और स्कोर्स अच्छे आएंगे। थोड़ा सा सब्जेक्ट स्पेसिफिक चलते हैं। मुझे बताइए, हाउ शुड स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर फिजिक्स, देन वी विल गो टू केमिस्ट्री एंड देन बॉटनी एंड देन ज़ूलॉजी। हाउ शुड स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर द फिजिक्स सब्जेक्ट? हाँ, तो फिज़िक्स के लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और लेकिन वो सही भी है, बट पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और इस पे हमारे कोचिंग के टीचर्स ने बहुत हेल्प करी। इसके अलावा मैंने कुछ एनसीईआरटी के बुक्स भी पढ़ी जिससे मैं और कंसेप्चुअली क्लियर रहता था, क्योंकि अगर कंसेप्चुअली आप क्लियर हैं तो कुछ क्वेश्चंस जो आपने कहीं भी सॉल्व नहीं किए, कोई भी आपने बुक कर लिया हो, नए क्वेश्चंस डेफिनेटली कहीं से भी आ सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप क्वेश्चंस के पीछे भागने से पहले आप कंसेप्चुअली आप खुद को क्लियर रखें, और फिर उसके बाद जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी है फिर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कर ले, क्योंकि उन पे बेस्ड ही जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नाउ मूविंग फ्रॉम फिजिक्स टू केमिस्ट्री, क्या करे ऑर्गेनिक के लिए, क्या करे इनऑर्गेनिक के लिए, क्या करे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट फिजिक्स के ही सिमिलर है। उस पर भी पहले आप कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ, और फिर आप बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट के, एम्स के, जेई मेंस के, वीपीवाई, सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आप फोकस करो। इसके अलावा ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी आप पहले पढ़ लो, और फिर ऑर्गेनिक में भी जो कंसेप्चुअल पोर्शंस है उनको भी आप या तो किसी और बुक से या एनसीईआरटी से या किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो। और इनऑर्गेनिक में बेसिकली एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है, और इनऑर्गेनिक में मैं नोट्स बनाता था, क्लास नोट्स, जो कि हमारे टीचर्स देते थे, और उन पे ही मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता था और वो मैं पढ़ के जाता था। Okay, now coming down to the subject which you felt like sometimes कि यार ये मुश्किल सब्जेक्ट है, तो उसमें बॉटनी आपने कैसे प्रिपेयर की? तो बॉटनी में आई फील कि जो क्वेश्चंस है वो मेनली एनसीईआरटी से ही आते हैं, बाहर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो बॉटनी मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही प्रिपेयर किया। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं कहीं और से पढ़ता था, किसी रेफरेंस बुक से या अपने कोचिंग मॉड्यूल से, वो मैं एनसीईआरटी पे ही लिख लिया करता था। मैं टीचर से पूछ लेता था कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बाहर से आ सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर कोई बाहर से आया हुआ क्वेश्चन हो एनसीईआरटी के बाहर, तो उन क्वेश्चन पे बेस्ड जो थ्योरीज है उनकी थ्योरी, और मतलब उन पे बेस्ड जो पॉइंट्स है वो मैं एनसीईआरटी के साइड पे लिख लेता था। ओके, ताकि मैं रिवाइज कर। बॉटनी पे फिर से आ जाते, कहाँ कहाँ कौन से टॉपिक में आपको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत आ रही थी? बॉटनी में अगर मैं बात करूँ तो जो स्टार्टिंग के टॉपिक्स है, जैसे कि प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये सब टॉपिक्स में मेरे को याद करने में दिक्कत होती थी, क्योंकि कई सारे इस पे एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा बाकी सब चीज़ें, कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स भी हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी, तो वो मेरे से बन जाते थे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल चीज़ों में मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं थी, बट जो चीज़ें याद करने वाली थी उनमें प्रॉब्लम्स थी। और अगर मैं 12th वाले पार्ट में बात करूँ तो 12th वाला पार्ट भी वैसे ईजी ही है, बट बॉटनी ओवरऑल इजी है एज़ कम्पेयर टू जूलॉजी आई फील, और वेटेज भी बॉटनी का ज़्यादा है,
और क्वेश्चंस भी वो एनसीईआरटी से ही ज़्यादा पूछते हैं। एंड देन आपकी बातों से लग रहा था जूलॉजी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ ऑल, सो व्हाट वाज दैट अबाउट, में क्या मुश्किल थी उसमें? जूलॉजी मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी, क्योंकि जूलॉजी में एक तो ये था कि जो उनके एग्जांपल्स थे वो भी याद करने में मेरे को प्रॉब्लम होती थी, और ये भी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब मैंने चेक किए तो जूलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस बाहर से आ रहे थे, तो उनके प्रिपरेशन के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा मॉड्यूल्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी। मैंने 1-2 रेफरेंस बुक भी पढ़े, ओके तो उससे मेरे को फिर लास्ट तक क्लियर हो गया। ओके फाइन। हमने ऑलमोस्ट वी टॉक्ड अबाउट हाउ यू प्रिपेयर, वी टॉक्ड अबाउट क्या करते थे आप टेस्ट के बाद, वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करें। हमें ये बताइए कि जो स्ट्रेस हो जाता है बच्चे को, उस स्ट्रेस को वो कैसे कंटेन करे, उसको कैसे कम करे, बिल्कुल कम तो ना करे लेकिन उतनी लेवल पे रखे कि वो डिप्रेस ना हो। स्ट्रेस तो खैर काफ़ी कॉमन है, सबको ऑलमोस्ट होता है, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो रोज़ आपको पढ़ाया जाए आप वो रोज़ पढ़ लो, ताकि अगर बैकलॉग ना हो तो कम से कम स्ट्रेस काफ़ी मिनिमाइज रहता है। तो अगर आप रोज़ का काम रोज़ कर रहे हो और आपके कोई बैकलॉग्स नहीं है, आप रिवीजन टाइम पे कर रहे हो, तो डेफिनेटली स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस आप पहली बात आने ही मत दो, प्रेशर आने ही मत दो, प्रेशर बिल्डअप ही ना होने दो, तो फिर डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा है। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू। 2 साल जो इस 21 के लिए बैठने वाले हैं स्टूडेंट्स, 2 साल तो उनके निकल गए, लेकिन अभी वो बहुत प्रेशर में है कि सर ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, इसमें मेरी प्रिपरेशन नहीं है, उसमें मैंने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की इस टॉपिक में। तो 5 महीने हैं, 5 महीनों में वो कितना कर सकते हैं? 5 महीने में डेफिनेटली जो भी उनके वीक टॉपिक्स है उनको एटलीस्ट वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके वो सॉल्व कर ले, उन पे बेस्ड जो थ्योरी है, उन पे बेस्ड जो कंसेप्ट्स है उनको वो अच्छे से पढ़ ले, तो एटलीस्ट जो भी बच गया है वो भी उनका कवर हो ही जाएगा। हाँ, बेसिकली पेपर तो काफ़ी इजी आता है, अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आता भी है तो वो सबके लिए डिफ़िकल्ट होगा डेफिनेटली, तो वो उतना तो कर ही सकते हैं जो बच गया, और जो उन्होंने पढ़ लिया ऑलरेडी उनको वो जल्दी से जल्दी रिवाइज करेगा। ओके, स्टूडेंट्स का जो ये पैशन रहता है कि यार मुझे ये एप्रन, वाइट एप्रन पहनना है, तो कैसा लग रहा है एम्स का वाइट एप्रन पहन के? एम्स का वाइट एप्रन पहन के डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब एक ड्रीम कम ट्रू जैसा फीलिंग तो है, और सही है। अब इस चीज़ को और जस्टिफाई करना है कि हाँ आई एम वर्थ इट, लाइक आगे भी अच्छा ही करना है। That's great. Congratulations. Thank you so much for joining us today. थैंक यू। All the best for your future life. थैंक यू सर।